मैंने अपनी दूसरी शादी एक नामर्द से की थी ताकि वो मेरी बेटी को अपना ले। मेरा पति मेरी बेटी को सगे बाप की तरह प्यार करता। लेकिन एक दिन स्कूल से वापसी के वक्त मेरी बेटी खो गई। मैं तड़पती रही और मेरा पति बच्ची को ढूंढता रहा, पर वो ना मिली। और फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए आई तो वो बोली, मैंने एक नई जगह पर घर किराए पर लिया है। वहां तुम्हारे पति को देखा है, जो रोज सामने वाले घर में आता जाता है। उसने वहां पर अपनी दूसरी पत्नी को रखा है। मैं इस वक्त अपनी सहेली के साथ वहां पर गई तो सामने का नजारा देखकर मेरे ऊपर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। मेरी 15 साल की बच्ची के 7 महीने का बच्चा कोख में। मेरा दूसरा पति बांझ है और ये बात मैं अपनी शादी से पहले ही जानती थी कि वो बांझ है, और इसी वजह से मैंने उससे शादी करने का फैसला किया ताकि वो मेरी बेटी को अपना ले। मैं चाहती थी कि वो मेरी बेटी को सगे बाप की तरह प्यार करे, और वो बिल्कुल ऐसे ही करता था। वो पूनम को ढेर सारा प्यार और इज्जत देता था, जो कि एक बच्चे को अपने सगे बाप से मिलती है। पहली शादी से तलाक के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते आए। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मुझे एक बेटी की माँ होने के बावजूद भी हर कोई अपनाने को तैयार था। मगर मेरे दिल में कई सवाल थे, जिसकी वजह से मैं उनमें से किसी को भी अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाया। मेरे दिल में खौफ था, क्योंकि मैं अक्सर ये बात सोचती थी कि आज मेरी बेटी छोटी है तो कल को वो जवान भी होगी। तो क्या उस वक्त उसका सौतेला बाप उसे एक बाप की नजर से देख सकेगा? कहीं उसके जवान होते ही उसकी नीयत तो खराब नहीं हो जाएगी? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे किस्से सुन रखे थे, इसीलिए मेरा दिल डर जाता था। जब भी मेरी दूसरी शादी का जिक्र घर में चलता तो एक माँ होने के नाते इस तरह के बहुत सारे सवालात मेरे सामने आकर खड़े हो जाते थे। इसी वजह से मैंने कई रिश्तों को इनकार कर दिया था। सच कहूं तो मर्द जात से मेरा भरोसा उठ चुका था, क्योंकि मेरी पहली शादी लव मैरिज थी। और उस लव मैरिज का जो प्रेमी था, उसका रवैया मेरे लिए बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि उसे एक बेटा चाहिए था। पूनम की पैदाइश के पहले दिन से ही उसने पूनम की जिम्मेदारियां उठाने से इनकार करना शुरू कर दिया था। वो ना सिर्फ मुझे नजरअंदाज करता था, बल्कि पूनम पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। उसके इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मगर मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे रिश्ते से मोहब्बत बिल्कुल खत्म ही होने लगी थी, जिसकी वजह से हमने लव मैरिज की थी। और फिर मेरी जिंदगी में वो बदनसीब पल आया जब उस आदमी ने एक दूसरी औरत के लिए मुझे तलाक दे दिया और पूनम को भी मेरे साथ ही भेज दिया, ये कहकर कि वो इसे नहीं संभालेगा। मैं बिल्कुल खाली हाथ एक नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाए नौकरी की तलाश में इधर उधर मारी मारी फिरने लगी। मोहब्बत के इस अंजाम ने मुझे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। लेकिन विकास ने हम माँ बेटी की जिंदगी को जिस तरह से अपनी फिक्र और मोहब्बत से भर दिया था, उस पर मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी और हर वक्त भगवान को धन्यवाद कहती थी कि मेरी जिंदगी में विकास जैसा नेक दिल इंसान आया है। विकास से मेरी मुलाकात कपड़े की फैक्ट्री में काम करने के दौरान हुई थी। वो वहां पर मैनेजर था। आते जाते दुआ सलाम होते होते हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं पूनम को वहां अपने साथ लेकर आती थी। वो पूनम से वहां पर बहुत प्यार करता। कई बार तो मुझे काम काज में वो काफी छूट भी दे देता था और हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। इस चीज ने मेरे दिल में उसकी कदर बहुत बढ़ा दी थी। जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि मैं उसकी पसंद को पहले दिन से ही महसूस करने लगी थी। क्योंकि एक औरत मर्द की निगाहों को बहुत अच्छे से समझती है। लेकिन ये मेरा उस वक्त का ख्याल था, जो बाद में एक बहुत बड़े हादसे के बाद मुझे समझ आया। शादी तो मेरी किस्मत की लकीरों में कहीं पर भी शामिल ही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं जिन हालातों से गुजर रही थी, उनकी वजह से मैंने कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब विकास ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं सोच में पड़ गई कि अगर मैं इसे इनकार कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे नौकरी से ही निकाल दे।
और अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ तो कहीं इस फैसले की वजह से मेरी पूनम की जिंदगी खराब ना हो जाए। अब मेरी जिंदगी के साथ मेरी बेटी पूनम की जिंदगी भी जुड़ी थी। मैं दरअसल उन औरतों में से एक थी जो बहुत आगे का सोचती हैं। इसीलिए मैं विकास को एकदम से इनकार करना ठीक नहीं समझा और उसे सोचने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। तो विकास ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा, आखिर तुम्हें क्या चीजें परेशान कर रही हैं? मेरे लिए ये सवाल चौंकाने वाला था। मैं उसके इतने भावुक सवाल पर हैरान रह गई। अमूमन आदमी अपनी ख्वाहिश तुरंत ही पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। इंतजार तो उनकी फितरत में होता ही नहीं है और वो बहुत जल्दी ही ऐसे इंतजार को अपनी इज्जत का मुद्दा भी बना लेते हैं। वो कभी भी सामने वाली औरत की परेशानियों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन फिर विकास ने मेरे चेहरे पर छाई परेशानी को एकदम से महसूस करते हुए मुझे रिलैक्स करने की कोशिश की। तो मैंने भी बिना किसी लाग लपेट के उसके सामने अपने दिल में दबे हुए वो सारे सवालात रख दिए जो मुझे उसके साथ शादी करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान करते। मैंने उसके अतीत के बारे में कुछ सवाल पूछे क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए बहुत सारे शक मौजूद थे। लिहाजा मैंने सोचा कि सबसे पहले उन पर खुलकर बात होनी चाहिए कि आखिर वो इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद अब तक कुंवारा क्यों बैठा हुआ है। मेरे इन सवालों पर वो चौंक सा गया और फिर उसने मुझसे कहा कि वो एक आजाद पसंदीदा इंसान रहा है। उसे शादी की ख्वाहिश कभी रही ही नहीं। लेकिन जब से मैंने तुम्हें अपनी बेटी के साथ इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है और जिस तरह से तुम उसे इतना प्यार करती हो, उसका ख्याल रखती हो, तो मुझे लगा कि काश मेरा भी कोई ऐसा पार्टनर होता जो मेरा ख्याल रखता। लेकिन फिर मैं अपनी कमी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए मैं शादी से बचता ही रहा। कमी का क्या मतलब? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो वो एकदम से बोला, मैं बांझ हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। वो मेरे चेहरे की हैरानगी देख बोला, अगर मैं शादी करता और जब शादी के बाद टेस्ट होते और सब कुछ सामने आ जाता तो तुम खुद बताओ, मेरी बीवी तो मुझसे तलाक लेने में 1 घंटे का भी इंतजार न करती। फिर अपनी बेइज्जती को झेलने और जमाने में अपना तमाशा बनते देखने की मुझ में हिम्मत नहीं होती। अपने परिवार और रिश्तेदारों में मैं कभी भी सर उठाकर अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकता था। इसीलिए मैं चुपचाप खामोशी से अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन ना जाने क्यों तुम मुझे एक बहुत ही अच्छी औरत नजर आई जो यहाँ पर काम करने वाली हर औरत से बिल्कुल अलग है। कई बार जब मैं तुम्हारे मुंह से ये सुना कि मेरे लिए एक ही बच्ची काफी है, वो बस पढ़ लिख कर कुछ बन जाए वही काफी है, तो तुम्हारी इन बातों ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया। इसीलिए मेरा मन तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार था कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल जरूर करोगी। तुम्हारे अलावा मैंने ये बात किसी और को कभी नहीं बताई। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ अपने इस राज में मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की नींव किसी भी झूठ पर रखी जाए, या अगर तुम्हें कुछ सालों के बाद इस सब के बारे में पता चले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम पहले से ही बहुत दुखों से भरी जिंदगी गुजार रही हो और अब मैं तुम्हारे दुखों को बढ़ाने वाला नहीं बनना चाहता। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं तुम्हें और पूनम को जिंदगी की वो सब खुशियां दूं जो तुम दोनों को अब तक नहीं मिली हैं। मैंने कहा, आपको क्या डर नहीं लगा कि अगर मैंने सच्चाई सुनकर इनकार कर दिया तो फिर आपका इतना बड़ा राज खुल भी सकता है? वो कहने लगा, हाँ, थोड़ा सा डर तो था, लेकिन मुझे तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है क्योंकि मैंने कहा ना, लोगों को परखने का मेरा अपना ही अंदाज है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे इस राज से कभी भी पर्दा नहीं उठाओगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम ये सब जानने के बाद मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो या नहीं। तुम ये फैसला पूरे दिल से करना। अगर तुम इनकार भी करती हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इस फैसले का ताल्लुक तुम्हारी जॉब से है। तुम इनकार के बावजूद भी पहले की तरह ही यहाँ पर जॉब करती रहोगी।
इस इनकार से तुम्हारी इज्जत और रुतबे पर कोई भी आंच नहीं आएगी। ये मेरा तुमसे वादा है। उसकी बात खत्म होने के बाद मैं काफी देर तक खामोश रही कि मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके इस राज को जानने के बाद मैं इस नतीजे पर जरूर पहुंच गई कि वो मुझसे ईमानदार है, वरना मर्द कब इस तरह से अपने राज के बारे में बताते हैं। मैं फैक्ट्री से काम करने के बाद जब घर वापस जाती तो विकास की बातों को सोचती रहती। सच तो ये है कि मैं भी एक सिंगल मदर होने के नाते स्ट्रगल कर कर के थक चुकी थी। वक्त के साथ साथ मेरी हिम्मत कम पड़ रही थी। पूनम अब 15 साल की हो गई थी और वो कोई बच्ची नहीं थी। 3-4 साल के बाद उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर थी, जो जाहिर है मेरे लिए सब अकेले करना आसान नहीं था। यहाँ तक मैंने जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाया था वो मेरा दिल ही जानता था। लेकिन विकास की बातों ने फिर से उस जज्बे को जगा दिया था जिसे मैंने बड़ी मुश्किलों से दबाकर सुलाया था। मर्द का साथ एक औरत को हमेशा चाहिए होता है। यकीन कीजिए कि तलाक के बाद भी एक औरत की ख्वाहिश मर्द ही रहता है। लेकिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश को बड़ी मुश्किल से दबाया था। लेकिन विकास के प्रपोजल ने उस ख्वाहिश को फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। आखिरकार मैंने सोचा कि मुझे विकास से शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मैंने विकास को उसकी बीमारी के बावजूद अपनी जिंदगी में शामिल इसलिए किया कि वो मेरे लिए एक अच्छा पति और मेरी बेटी के लिए एक बेहतरीन पिता का किरदार अदा करने की सारी खूबियां रखता है। और आने वाले वक्त ने साबित किया कि विकास से शादी मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। लेकिन सच में मेरे लिए ये फैसला आसान नहीं था। इसके बावजूद मुझे ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मेरी बेटी की शादी का मसला भी सामने आने वाला है। हर एक तलाकशुदा औरत की बेटी के लिए रिश्ते मिलना इतना आसान नहीं है। पहला सवाल ही बाप के बारे में होगा तो मैं किस किस को अपने चरित्र की गवाही देती फिरूंगी। और सच तो ये है कि तलाकशुदा औरत के लिए हमारे समाज में बस यही सोचा जाता है कि जरूर इसके अंदर कोई कमी होगी, तभी इसे तलाक दिया गया। कोई भी मर्द के चरित्र पर जल्दी से उंगली नहीं उठाता। इसीलिए पूनम की शादी के वक्त पर एक ऐसे मजबूत मर्द का होना बहुत जरूरी है जो उसे बाप की छत्र छाया में दूसरे घर में विदा कर सके। लिहाजा मुझे विकास की मोहब्बत और अच्छी नीयत को सामने रखते हुए ये फैसला लेने में जरा मुश्किल ना आई। मैं जानती थी कि वो मेरी बेटी को दिल से अपना चुका है और उसका बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही ख्याल रखेगा। वो मेरे लिए एक ऐसा साथी साबित होगा जो मेरी जिंदगी के तमाम दुखों में मेरा साथ देगा। और फिर विकास अपने बांझपन के साथ मेरी जिंदगी में शामिल हो गया। उसके बाद हर गुजरते दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा ये फैसला गलत नहीं था। मैं अपनी दूसरी शादी को लेकर परेशान भी थी क्योंकि शादी से पहले बहुत वादे और बड़ी बातें कोई भी मर्द आसानी से कर लेता है, लेकिन जब साथ रहते हैं तो पता चलता है और सामने वाले की असलियत भी तभी खुलती है। लेकिन विकास हमारी जिंदगियों में खूबसूरत रंग भरता चला गया। वो अच्छा कमाता था, इसलिए उसने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। उसे जब भी पहली तनख्वाह मिलती वो सारी की सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रख देता था। मैं इस बात पर इतना शुक्र अदा करती कि कई बार मेरे आंसू निकल आते। मैं उस घर की मालकिन विकास की वजह से बन गई थी। मैं बहुत किफायत के साथ उस घर की जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन अगर कभी पूनम किसी बात की फरमाइश करती तो मेरे इनकार पर विकास बाकायदा मुझसे लड़ पड़ता और फिर फौरन पूनम की फरमाइश पूरी कर डालता। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करता जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। पूनम भी उसके साथ बहुत खुश थी। वो उसके साथ हंसती खेलती और उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया जो खून के रिश्ते से बढ़कर था। मेरी जिंदगी में सुकून वापस आ चुका था। पूनम का स्कूल करीब ही था। रोजाना विकास उसे स्कूल छोड़ने और वापस लाने जाता था। वो इस जिम्मेदारी को हमेशा खुशी से निभाता और मैं निश्चिंत रहती कि पूनम एक सुरक्षित माहौल में है। विकास के साथ मेरी जिंदगी में खूबसूरत बहार आ गई। उसने जिंदगी में हमें इतनी मोहब्बत और सुकून दिया कि मेरा हर बात पर ऊपर वाले को धन्यवाद करने का दिल करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को ये सुकून मंजूर ना था। एक दिन रोज के मुताबिक
पूनम स्कूल गई, मगर लौटने के वक्त पर घर वापस ना आई। 3 बज चुके थे और पूनम का कुछ पता ना था। मेरे दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। पूनम हमेशा वक्त की पाबंद रहती थी। वो मैट्रिक में थी और आम तौर पर स्कूल से 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। आज छुट्टी हुए भी 1 घंटा गुजर चुका था और चूंकि स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो वो हर रोज जल्दी पहुंच जाती थी। लेकिन आज ना तो दरवाजे की घंटी बज रही थी और ना ही उसकी चहकदार आवाज "मम्मी मैं आ गई हूँ" गूंज रही थी। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ। ये खामोशी मेरे लिए किसी परीक्षा से कम न थी। पूनम मेरी इकलौती बेटी थी, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। उसकी गैर मौजूदगी ने मेरे दिल में खौफ भर दिया। मैंने विकास को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो तो आज उसे लेने के लिए गए ही नहीं हैं, और फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि शायद वो किसी सहेली के साथ रुक गई होगी। तो उनकी बात सुनकर मेरे दिल को हिम्मत मिली। आखिरकार मैंने घर से बाहर निकलने का फैसला किया कि जाकर उसका पता करके आती हूँ। मैंने पल्ला किया और गली में निकल आई। बाहर बच्चे खेल रहे थे और कुछ बुजुर्ग अपनी शाम की सैर के लिए निकले हुए थे, लेकिन पूनम उनमें कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं पूनम की 1-2 करीबी सहेलियों के घरों पर गई, उनका दरवाजा बजाया और उनमें से पूछा, "बेटा, पूनम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ स्कूल से निकली थी।" उनमें से एक ने जवाब दिया, "हाँ आंटी, वो हमारे साथ ही निकली थी, लेकिन हम अपने घर की तरफ मुड़ गए और वो अपने रास्ते पर चली गई। क्या वो अब तक घर नहीं पहुंची? आखिर कहाँ है पूनम?" उनकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही दहल गया। यही सवाल तो मेरा था कि मेरी पूनम क्यों घर नहीं पहुंची। मेरे हाथ पैरों में ठंडक सी उतरने लगी। दिल में खौफ के साए गहरे होने लगे। गली के हर चेहरे में मुझे एक सवाल नजर आने लगा कि पूनम कहाँ गई। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कहीं वो रास्ते में रुक गई हो या किसी हादसे का शिकार हो गई हो, या फिर नहीं। मैंने अपने आप को रोका। ऐसी बातें सोचना पाप है। मैंने वापस घर लौटने के बजाय सीधा स्कूल जाने का फैसला किया। स्कूल करीब था और मुझे उम्मीद थी कि शायद पूनम वहीं हो। स्कूल पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था। मैंने जल्दी से उससे पूछा, "भाई साहब, मेरी बेटी पूनम यहाँ है?" चौकीदार ने हैरत से मुझे देखा और जवाब दिया, "नहीं मैडम, यहाँ तो कोई नहीं है। स्कूल की छुट्टी को काफी देर हो चुकी है, सब बच्चे जा चुके हैं।" ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी ने अपने सख्त हाथों में दबोच लिया हो। स्कूल की इमारत खाली पड़ी थी, दरवाजे बंद थे और मैदान सुनसान था। मैंने अंदर जाने की इजाजत ली और हर कमरा देखना शुरू किया, लेकिन पूनम कहीं नहीं थी। मैं विकास को फोन करने का सोच ही रही थी कि उनका अपने आप ही फोन आ गया, तो वो फौरन ही बोले, "पूनम आ गई है क्या?" तो उनकी बात सुनकर मैं रोते हुए बोली, "पूनम अभी तक ना घर पहुंची है, ना ही वो स्कूल में है। भगवान जाने मेरी बेटी कहाँ है। कुछ करिए विकास, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।" मेरी बात सुनकर विकास फौरन परेशान हो गए। उन्होंने कहा, "तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, सब ठीक हो जाएगा। यही होगी वो, आखिर कहाँ जाएगी भला?" विकास के पहुंचने से पहले मैंने मोहल्ले के सभी लोगों से भी पूनम के बारे में पूछा। हर कोई हैरत और हमदर्दी से मुझे देखता, लेकिन किसी के पास कोई खबर ना थी। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। हर गली, हर दरवाजा, हर चेहरा मेरे लिए एक सवालिया निशान था। जबकि मैं पागलों की तरह गली मोहल्ले में घूम रही थी, मुझे बार बार यही ख्याल सताने लगे कि ना जाने वो किस हाल में होगी। वो तो बहुत ही नाजुक और डरपोक सी है। क्या खबर कहीं रो ही ना रही हो और मुझे मदद के लिए पुकार रही हो। इन ख्यालों ने तो मेरे दिल को और कमजोर कर दिया। विकास जल्दी पहुंच गए। उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। वो भी बहुत ही परेशान लग रहे थे, लेकिन मुझे बड़े हौसले के साथ उन्होंने तसल्ली दी और कहा, "फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा।" फिर मैं उनके साथ ही बाइक पर बैठ गई और हम अपने इलाके का चक्कर लगाने लगे। विकास ने स्कूल के रास्ते की हर गली देखी, हर दुकान, हर चौक, हर छोटे से छोटे मकान पर पूनम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। रात होने लगी थी। मेरी बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। मैं अब चीखे मार मार कर रो रही थी।
जो भी मुझे देखता वो हमारे पास खड़ा हो जाता। हमारा दुख तकलीफ महसूस किए बगैर कोई भी ना रहा। कई लोग तो हमारे साथ पूनम को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि हमने हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक देख डाली, लेकिन पूनम को आसमान खा गया या जमीन, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। थक हार कर विकास ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लिया तो मैं उनके सीने से लगकर रोने लगी। वो मुझे तसल्ली देते हुए खुद भी रोते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, हम ना सही पुलिस वाले तो उसे ढूंढ ही लेंगे। कोई इतनी अंधेर नगरी नहीं मची हुई है। पुलिस स्टेशन का माहौल मेरे दिल पर और खौफ बढ़ा रहा था। वहां का रूखा तरीका और उनकी नजरें, जिनमें हमारी परेशानी की कोई अहमियत ना थी, मेरे लिए किसी तकलीफ से कम ना थी। मैं अपने पति के साथ खड़ी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक वीरान जगह पर हों, जहां कोई हमारी पुकार सुनने वाला नहीं। पुलिस वाले की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैडम, जवान लड़की है, इस उम्र में लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित हो ही जाती हैं। आ जाएगी सुबह तक घूम घाम कर। ये बातें एक माँ को कितना बड़ा सदमा दे सकती हैं, ये वो कभी नहीं समझ सकते। मेरी बेटी पूनम कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना बताए कहीं जाए। वो तो मेरी जान थी, मेरी हर बात मानने वाली, मेरी हर परेशानी को समझने वाली। जब उस पुलिस वाले ने इन शब्दों के साथ एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई तो मेरे दिल में एक तूफान उठा। दिल चाहा कि उसकी वो मुस्कुराहट नोच डालूं, उसके दिल को झंझोड़ कर कहूं, क्या तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है? क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? एक माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही है और तुम मजे ले रहे हो। मैंने रोते हुए प्रार्थना की, आपको भगवान का वास्ता है, मेरी बेटी की रिपोर्ट तो दर्ज करो, उसे कहीं न कहीं आपकी जरूरत होगी। लेकिन मेरी ये बातें दीवार से टकराने जैसी थी। उनके रवैये में कोई बदलाव ना आया। मैंने देखा कि विकास के चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो मुझे संभालने के लिए खामोश रहा। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त मेरे कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे जहन में हजारों सवालात घूम रहे थे। पूनम कहाँ होगी? क्या वो किसी परेशानी में है? क्या उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है? ये ख्याल मेरे दिल को चीर रहे थे और हर लम्हा मेरी सांसें तेज हो रही थीं। घर पहुंचकर मैं सोफे पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को नोच लिया हो और मुझे जिंदा छोड़ दिया हो। ये बेचैनी और घबराहट की वो रात थी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं नहीं जानती थी कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मेरा दिल ये महसूस कर रहा था कि एक तूफान मेरे करीब आ रहा है। उस रात मैं एक लम्हे के लिए भी सो न सकी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया हो। मैं बार बार अपनी बेटी की बातें याद कर रही थी, उसकी हंसी, उसका चेहरा और वो सब सपने जो हमने उसके लिए देखे थे। काश भगवान वो बिल्कुल सुरक्षित हो। ये प्रार्थना मैंने बार बार की, लेकिन दिल का सुकून तो कहीं खो चुका था। फिर वो रात गुजर गई। पूनम की गुमशुदगी के बाद मेरे लिए दिन रात एक जैसे ही हो गए थे। हर गुजरता लम्हा मेरे लिए कयामत बन गया था। मैं ना खा सकती थी, न सो सकती थी। मेरा मन हर वक्त इन्हीं ख्यालों में उलझा रहता था कि मेरी बेटी किस हाल में होगी। रात के अंधेरे में जब विकास सो जाते तो मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रहती। मुझे पूनम के हंसने की आवाजें याद आती। मम्मी, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। ये शब्द बार बार मेरे जहन में गूंजते और मैं बेचैन होने लगती। विकास मेरी इस हालत को समझ रहे थे। वो खुद भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन मेरे सामने खुद को मजबूत दिखाया करते थे। वो मुझसे कहते, तुम हिम्मत रखो, हम पूनम को जरूर ढूंढ लेंगे, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। ये कहकर वो मेरे आंसू पोंछते और मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते। अगर वो मेरे साथ ना होते तो शायद मैं अपना हौसला बिल्कुल ही खो बैठती। मेरी परेशानी उस वक्त और बढ़ जाती जब पूनम की वो चीजें देखती जो उसने अपनी छोटी सी अलमारी में सजाई थी। उसकी किताबें, उसके कपड़े और वो पुरानी गुड़िया जो वो अब भी अपने बिस्तर के पास रखती थी। हर चीज मेरे दिल को चीर देती। कई बार मैं उसके कमरे में जाकर बैठ जाती और सोचती कि पूनम तुम कहाँ हो? मेरी धड़कन तुम्हें मेरी याद नहीं आती? ये सवाल मेरे दिल को और जख्मी कर देते
और मैं बिस्तर पर सर रखकर सिसकने लगती। मोहल्ले वालों की बातें भी मुझे तंग करने लगी। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। आजकल की लड़कियां, हे भगवान, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बातें मेरे कानों में बार बार गूंजती और मुझे ऐसा लगता जैसे लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने भगवान के आगे अपने हाथ फैला दिए। ऊपर वाले, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। हे भगवान, मेरी पूनम को मुझे वापस लौटा दे। मैं दिन रात प्रार्थनाएं करती, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। हर लम्हा यही सोचती कि क्या भगवान मेरी सुनेगा, लेकिन कब? ये दिन और रात मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी बेबसी और लाचारी महसूस नहीं की थी। पूनम मेरी जिंदगी की रोशनी थी। उसके बगैर सब कुछ अंधकारमय लग रहा था। ये दर्द, ये बेचैनी, ये इंतजार मेरे वजूद को खोखला कर रहे थे। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा जब मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी जान ना सकूंगी। लेकिन मेरे दिल के कोने में एक उम्मीद की छोटी सी ज्योति जल रही थी। मैं जानती थी कि मुझे पूनम मिल जाएगी, लेकिन मुझे पूनम ना मिली। ये और बात है कि मुझे मौत भी ना आई। मैं जिंदा लाश थी। फिर महीनों गुजर गए। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने आई। वो कपड़े की फैक्ट्री में मेरी कलीग थी, लेकिन वो बेहद परेशान दिखाई दे रही थी और बार बार परेशान नजरों से इधर उधर देखती। मैं उसका ये अंदाज देखकर कुछ बेचैन सी हो गई। उसे लेकर कमरे में आई तो उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बतानी है। तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त विकास भैया कहाँ हैं? तो मैंने उसे कहा, विकास घर पर नहीं है, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई, तुम्हें एक बात के लिए सतर्क करने आई हूँ। क्या तुम लोग किसी किराए के घर में शिफ्ट हो गए हो? तो मैं हैरानगी से कहने लगी, हमें क्या जरूरत है किसी किराए के घर में शिफ्ट होने की? वो बोली, विकास भैया कब आते हैं? उसने अजीब से अंदाज में पूछा। तो मैंने झट से कहा, तुम्हें तो पता है कि पहले वो मैनेजर थे, अब वो सुपरवाइजर और मैनेजर दोनों बन गए हैं, तो काम का वर्कलोड ज्यादा है, तो अक्सर घर आने में उन्हें देर हो जाती है। वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी निश्चिंत ना हुई और खुफिया अंदाज में मेरे करीब आकर बैठ गई। फिर मेरे कान में खुसफुसाते हुए बोली, मैंने नई जगह घर किराए पर लिया है, वहां मैंने विकास भाई को देखा है, उन्होंने भी उसी गली में घर किराए पर ले रखा है। मुझे लगा कि वो तुम्हें लेकर यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो मैं उनके घर गई। बहुत दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। और फिर वो घर जिस मकान मालिक का है, वो हमारा भी मकान मालिक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये घर किसको दिया है? तो उन्होंने कहा कि कोई नया शादीशुदा जोड़ा इस घर में आया है, बाल बच्चे कोई नहीं है, बस दोनों मियाँ बीवी हैं। तो मैं हैरान रह गई। मैं तो सोच रही थी कि तुम यहाँ शिफ्ट हो गई हो। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मेरी सहेली की बातें मेरे दिमाग में किसी धमाके की तरह गूंज रही थी। विकास एक किराए का घर और उसमें किसी औरत के साथ शादी, ये शब्द मेरे लिए नाकाबिले यकीन थे। मैं वहीं बैठे बैठे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल का सुकून कहीं खो चुका था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया हो। विकास दूसरी शादी करेंगे? नामुमकिन, मैंने डूबती हुई आवाज में कहा। मेरी सहेली ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम खुद को संभालो, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। मैंने जो देखा वही तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो उसकी इस बात पर मैंने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखकर धीरे से कहा, भगवान करे कि ये खबर झूठी हो। तो वो सर हिलाते हुए बोली, देखो, मैं भी इंसान हूँ, मेरी आंखें भी धोखा खा सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि मेरी बात सही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सतर्क करना चाहती हूँ। आखिर तुम विकास भाई की पत्नी हो, तुम्हें ये सब तो पता होना चाहिए। और फिर विकास भैया ने तुमसे ये बात क्यों छुपाई कि उन्होंने किराए पर घर ले रखा है? बहरहाल मेरी राय ये है कि तुम्हें खुद जाकर वहां पर देखना चाहिए। मैंने उसे बेयकीनी की नजरों से देखा और कहा, विकास ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया है, मुझे जिंदगी दी है, ये सब कैसे हो सकता है?
लेकिन ये बात समझ से बाहर की है। जब उनका अपना खुद का घर मौजूद है, तो फिर उन्होंने किराए पर घर क्यों ले रखा है? और वहां पर कोई औरत भी है, और इस बात का जिक्र तुमसे क्यों नहीं किया? ये कितने दिन पहले की बात है? मैंने हकलाकर पूछा। तो मेरी सहेली ने कहा, उन्हें यहाँ पर कुछ ही दिन हुए हैं आए। मकान मालिक ने कहा कि ये लोग किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ना ही इनके घर में किसी का आना जाना है। अक्सर तो घर के बाहर ताला लगा होता है, जबकि वो औरत अंदर ही होती है। तो क्या वो उसे बंद करके जाता है? क्या खबर, कुछ पता नहीं है। बहुत ज्यादा रहस्यमय मामला है। विकास तो ऐसे हैं ही नहीं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने तो कभी भी मुझे बंद करके नहीं रखा। जब मेरा दिल चाहता है मार्केट जाती हूँ, और कई बार अकेले जाती हूँ। मोहल्ले की औरतें भी खुलेआम मेरे घर आती हैं। उन्होंने तो कभी मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो ऐसे हैं ही नहीं। और इस सबसे बढ़कर विकास क्यों किराए पर घर लेकर रहेंगे? उनका अपना खुद का घर है, जिसमें हम दोनों रह रहे हैं। भगवान न करे कि उन्हें किराए के घर पर जाना पड़े। अगर ऐसी बात है, तो फिर उनके साथ वो औरत कौन है जो बीवी बनकर रह रही है? तो उसकी बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया। भगवान जाने ये कौन सी नई कसौटी है जो मेरे सर पर टूटने वाली है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। ऐसे में मेरी सहेली ने मुझे हौसला दिया और कहा, पता नहीं, हालांकि तुमसे उन्होंने शादी सब जानने के बाद की है। वो ऐसे लगते तो नहीं है। क्या खबर कि मेरी गलतफहमी हो, बात कुछ और हो। तुम चलो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे उसकी बात अपने दिल पर लगी, लेकिन फिर परेशानी से उससे कहा, मैं वहां अकेले कैसे जाऊंगी? मेरा तो अब दिमाग काम नहीं करता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों उस घर में जाकर खुद मालूम करके आएंगे कि क्या मामला है। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं आज ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। कल तक मुझसे सब्र नहीं होगा। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा है। मैं हर सूरत इस सच्चाई को जानना चाहती हूँ। ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे कहा, फिर फौरन तैयारी करो, अभी चलते हैं। फिर मुझे फैक्ट्री भी जाना है। मैंने फटाफट शॉल डाली, घर को ताला लगाया और उसके साथ रवाना हो गई। लेकिन एक बेहद अजीब बात हुई कि जब मैं उस गली में पहुंची, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भगवान से यही दुआ कर रही थी कि मुझे कोई ऐसी आजमाइश में ना डालना कि जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, और ये सब झूठ हो। मैं बार बार दिल को तसल्ली दे रही थी कि ये सब गलतफहमी है, लेकिन एक अजीब सा खौफ मेरे अंदर उमड़ रहा था। जब हम उस गली के करीब पहुंचे, तो मेरी सांसें बेकाबू होने लगीं। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वहां मौजूद हर घर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरी आंखें फैल रही थीं। मेरी सहेली ने इशारा किया, वो रहा घर। मैंने नजर उठाकर देखा, एक छोटा सा किराए का मकान, जिसकी खिड़कियों पर पर्दे थे और दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा था। मैंने अपनी सहेली को कहा, तुम फैक्ट्री जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं यहीं बाहर इंतजार कर लेती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मैं आज छुट्टी कर लेती हूँ, तुम बाहर मत बैठो, ये ठीक बात नहीं है। फिर वो मुझे लेकर अपने घर आ गई और फैक्ट्री फोन करके उसने जानकारी दी कि वो आज नहीं आएगी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी सहेली के चेहरे पर एक दवा दवा सा जोश दिखाई देने लगा। उसने मुझे दरवाजे से इशारा किया, तो मैं दौड़ती हुई बाहर आई। उसने मुझे कहा कि अब उस घर के दरवाजे पर ताला नहीं है। लगता है विकास भाई आ गए हैं, तुम जाकर पता कर लो। उसकी बात सुनकर मेरे कदम मन मन भर के भारी हो गए। जैसे ही मैं बाहर निकली, तो विकास उस घर से निकले, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैंने फिर भी ध्यान से उन्हें देखकर अपने चेहरे को ढक लिया। वो घर से निकलकर सीधे सामने परचून की दुकान पर गए। शायद कोई सौदा लेना था। ऐसे में घर का दरवाजा उनसे खुला रह गया, तो मैं बिना दस्तक दिए ही घर के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदम ही लड़खड़ा गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे अभी हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कयामत की घड़ी थी। अंदर कमरे के दरवाजे पर चेहरे पर झाइयां लिए एक लड़की खड़ी थी। वो विकास की बीवी थी या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मगर पूनम, मेरी मासूम बेटी वहां मौजूद थी, जो बस 15 साल की बच्ची थी।
लेकिन अब वो 7 महीने की पेट से थी। मगर ये वो पूनम नहीं थी जिसे मैं जानती थी। उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर बेबसी थी। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात ये थी कि वो पेट से थी। मेरी दुनिया अंधेरे से घिर गई। मेरी बेटी, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा था, जिसके लिए मैं दिन रात तड़पती रही थी, जिसकी तलाश में मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी थी, इस हाल में थी जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ये सब विकास की वजह से था, जिस पर मैंने भरोसा किया था। मेरी बेटी का सबसे बड़ा मुजरिम वही निकला। पूनम मुझे देखते ही चीख पड़ी और तेजी से मेरे पास आई। वो मेरे गले लग गई और बुरी तरह से रोने लगी। मम्मी, मुझे बचा ले। मम्मी, मुझे यहाँ से ले चलो। वो कांप रही थी और उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरी बेटी इस हाल में कैसे पहुंची? पूनम ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मम्मी, ये विकास दरिंदा है। उसने मुझे बाप का सहारा दिया, लेकिन मुझे बेटी नहीं समझा। उसने मेरे साथ उसका वाक्य अधूरा रह गया, लेकिन उसकी आंखों के आंसू और उसकी कांपती हुई आवाज सब कुछ कह रही थी। मेरी बेटी की मासूमियत, उसका बचपन, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने उसे अपने गले से लगाया और तड़पते हुए कहा, पूनम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगी। तभी उसी समय दरवाजा धड़ाम से खुला और विकास अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें जैसे ही हम पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तक वो बिल्कुल बुत बना खड़ा रहा। विकास, ये सब क्या है? तुमने पूनम को अगवा किया और फिर मेरे साथ मिलकर इसे ढूंढने का नाटक करते रहे। मैं चीख कर बोली। विकास ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो तिलमिलाया हुआ था। कहने लगा, इसी ने मुझे कहा था कि मुझे अपने साथ ले जाओ। उसने सारा इल्जाम मेरी बेटी पर डाल दिया था। वो अभी सिर्फ 15 साल की थी, जिसे अभी दुनियादारी की इतनी समझ भी नहीं थी। मैं गुस्से से उबल पड़ी और कहा, अगर मेरी बच्ची ने तुमसे ऐसी बात की भी थी तो तुम तो बहुत समझदार थे। इस पर वो बोला, बस, मुझसे गलती हो गई। वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं जरूर माफ करूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि पूनम के साथ ये जुल्म किसने किया? तो उसकी निगाह झुक गई, मगर पूनम एकदम गुस्से से बोली, ये गुनाह भी इसी का है और मैं कोई भाग कर इसके साथ नहीं आई, बल्कि स्कूल वापसी पर इसने मुझे अगवा किया। पहले कच्ची बस्ती में कुछ दिनों तक रखा और अब यहाँ लेकर आया है। पूनम की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं बेयकीनी से विकास की तरफ देखकर बोली, तुमने तो कहा था कि तुम बांझ हो, फिर ये क्या है? ये कोई बांझ नहीं है मम्मी। इसने पहले दिन से ही मुझ पर निगाह रखी थी। बस मैं ही डर के मारे आपको बता नहीं पाती थी। ये मुझे आपकी गैर मौजूदगी में बहुत ही गलत अंदाज में छूता था। मैं जब इसे मना करती तो मुझे ये कहता था कि खबरदार, जो मम्मी को बताया तो वरना तुम्हारी मम्मी को जान से मार डालूंगा। तो उसकी ये बातें सुनकर मैं डर जाती थी, इसीलिए आपको कभी बता नहीं पाई। मैंने चीख कर विकास से कहा, मेरी नाक तले ये सब होता रहा और मैं कितनी बेवकूफ औरत थी कि कुछ ना समझ सकी। तुमने इतना बड़ा झूठ अपने बारे में बोलकर मुझसे शादी की, यानी पहले दिन से ही तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर थी। तुम ये बात तो अच्छी तरह से जान गए थे कि तुम्हारी शादी कभी भी मेरी बेटी के साथ नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी बेटी तक पहुंचने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे वक्त पर शादी हो जाती तो ये तुम्हारी बेटी की उम्र की होती। लानत है तुम पर। मेरी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मेरे चीखने से मोहल्ले वाले जमा होने लगे तो विकास ने वहां से भागने की कोशिश की, जो मोहल्ले वालों ने नाकाम बना दी, क्योंकि वो मेरी बातों से कुछ कुछ मामले को जान गए थे और अब उसकी ठीक ठाक बेइज्जती हो रही थी। किसी ने उसी वक्त पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस भी जल्दी पहुंच गई और विकास को गिरफ्तार कर लिया। वो अब भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द बेमानी थे। मैं अपनी बेटी को गले लगाए बैठी थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। विकास को सजा मिलेगी ये मैं जानती थी, लेकिन उसने जो मेरी बेटी से छीना वो कोई भी सजा वापस नहीं ला सकती थी। पूनम मेरे सीने से लगी रो रही थी और मैं उसके सर पर हाथ फेरते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ?
अपनी ये दुख भरी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपकी बेटी है तो दूसरी शादी ना करें, लेकिन अगर मजबूरी है तो सौतेले बाप पर कभी भरोसा ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।